परिवार के सदस्य जरूर बन जाइएगा। और देखिए ये 3 चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं, आज ये 2 चैप्टर पूरे कर देंगे। राजस्थान में कृषि विपणन और राजस्थान में व्यापार, ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। इन दोनों टॉपिकों को मिलाकर लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ही आपके बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। बट उससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के जो है वो सदस्य जरूर बने, ताकि आने वाले सारे सेशन जो है वो आप सबसे पहले जो है वो देख पाए और उनकी सहायता से आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाए और आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट हो पाए। और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मुझे मोटिवेशन करने के लिए थोड़ा सा जो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाए। और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उनको कहें कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे और सेशन देके निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा एग्जाम में। राजस्थान में कृषि की बात करते हैं विद्वान साथियों, ये तो बातें होती रहेगी, अपनी मुद्दा टॉपिक का है, टॉपिक पर बात करते हैं। राजस्थान में कृषि से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वैसे आंकड़ों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृषि उपज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें हम क्योंकि पुराना डाटा कर रहे हैं तो आंकड़ों का तो क्वेश्चन इसमें हम लेंगे नहीं। यहां से कृषि से संबंधित कुछ चीजें हैं, कुछ योजनाएं हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। घनश्याम जी कैसे हैं आप? मोनिका कुमारी जी कैसे हैं? तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए राजस्थान में कृषि उपज मंडी की बात करते हैं तो कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। आप सब जितने भी लोग तहसील स्तर पर रहते हैं वहां पर हर तहसील में कृषि उपज मंडी लगभग पाई जाती है। और ये कृषि उपज मंडी के अंदर जो किसान होते हैं वो अपना अनाज ले जाकर बेचते हैं और वहां से पैसे लेते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे ही समझाएंगे, जहां आपको लगे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है वहां आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम दोबारा रिपीट कर देंगे। किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। यानी कृषि उपज मंडी के अंदर क्या होता है, किसान अपने खेत में पैदा हुई फसल को कृषि उपज मंडी में ले जाकर बेच सकता है और वहां से वो अनाज को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तो ये दोनों काम कृषि उपज मंडी के माध्यम से जो किया जा सकता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसीलिए इन्हें विनियमित बाजार जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनियमित बाजार जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? विनियमित बाजार कहा जाता है। और विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा जो है किया जाता है। यानी एक समिति बनी होती है और ये समिति इन बाजारों का नियम जो है वो तय करती है। हाल ही में एक कृषि कानून आया था जिसके बाद जो है वो इन कृषि मंडी वालों में काफी ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न हो गई थी, ये काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, सरकार ने उसको वापस ले लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, ये क्वेश्चन मोस्ट है, बस इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, यही वो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का सार है बस, कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1974 में की गई थी। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। बाकी तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके करंट अफेयर से, यानी करंट जो डाटा है उसी से संबंधित होते हैं, लेकिन इस चैप्टर से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने यहां पर आपके सामने है। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर जो है उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करता है। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिनकी बोली लगाई जाती है। यानी किसान के लिए सरकार ने एक तय कर दिया है मिनिमम प्राइस, कि जैसे गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, मोट है, इनका एक मिनिमम जो है वो प्राइस है, उससे नीचे उनको नहीं
बेचा जाएगा या नहीं कोई खरीद सकता है। अब क्या होता है, किसान अपना प्रोडक्ट कृषि मंडी में लेके जाता है, वहां पर उसके भाव की बोली लगती है, यानी कि भाई इस अनाज को इस भाव में खरीदा जाएगा और किसान उसको उसमें खरीद बेच देता है अपना अनाज। ठीक है, इसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भाव की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है प्रसारित किए जाते हैं, यानी बड़े बड़े लाउड स्पीकर के माध्यम से। आजकल तो कई ऐप बने हुए हैं ऐसे, जहां से आपको कृषि मंडी में क्या भाव चल रहा है, कौन सी फसल का क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी मिल जाती है, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा जो है वो कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी जो हो आप पता कर सकते हो। जैसे यहां से कोई किसान है, गांव से किसान आता है मंडी में, तो वो अपने फोन पर पहले देख सकता है कि आज मूंग का, मोट का, बाजरे का, चने का क्या भाव है ना। और इस माध्यम से वो जो है वो क्या कर सकता है, तय कर सकता है कि मैं कृषि मंडी जाऊं कि नहीं जाऊं। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो कृषि मंडी आता है और बाद में उसको भाव पता चलता है, अगर उसको भाव कम लगता है तो फिर किसान को लॉस हो सकता है। तो किसान घर बैठे अपने प्रोडक्ट का भाव पता कर सकता है और फिर तय कर सकता है कि उसे कब बेचना है। तो ये सारी चीजें जो है कृषि मंडी के माध्यम से जो है की जा सकती है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आढ़तिये होते हैं। आढ़तिये कौन होते हैं देखिएगा, यही सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन था उसमें इन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इन्हीं को सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी जो किसान आंदोलन था इसमें। यानी ये किसान है, ये आढ़तिया है और ये जो है वो सरकार है, या ये जो है वो बाकी को बेचने वाला। इससे ये 5 रुपए में कोई चीज खरीदता है, ये आढ़तिया होता है, और इनको ये जो है वो महंगे भाव में इस चीजों को बेचता है और इनसे तो ये पैसे लेता है इनको बेचने के लिए, इनसे पैसे लेता है बेचने के लिए। जैसे किसान आएगा, उसको ये कहेगा आढ़तिये को कि मेरे पास जो है 50 क्विंटल बाजरा है, ठीक है। तो आढ़तिया कहेगा कि ठीक है, मैं आपका जो 1000 रुपए क्विंटल जो है वो बेच दूंगा, लेकिन इस 1000 रुपए क्विंटल बेचने पर 10 रुपए पर क्विंटल आपको मुझे देना पड़ेगा, 10 रुपए पर क्विंटल मुझे देना पड़ेगा। और इसी प्रकार इधर से किसी को अगर बाजरे की आवश्यकता होती थी तो वो इधर से भी प्रॉफिट कमाता था। तो दोनों तरफ से ये प्रॉफिट कमाने वाला जो है आढ़तिया कहलाता है। यानी इसका काम क्या है, बेचने के पैसे लेता है ये, है ना, बेचने के क्या लेता है, ये पैसे लेता है। तो आढ़तिये भी होते हैं, कुछ आढ़तिये जिन्हें कच्चे आढ़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आढ़त या कमीशन काटकर किसानों को उसकी उपज का मूल्य दे देते हैं। मान लो किसी ने 10% में या 5% में काम किया, तो जैसे एक आढ़तिया कहता है कि मैं आपका जितना कम माल आप बेचोगे उसके 5% लूंगा, तो 5% काट के वो बाकी रकम किसको दे देता है, किसान को दे देता है। ठीक है, कुछ पक्के आढ़तिये भी होते हैं, तो जो इन कच्चे आढ़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिनका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए होती है। अब इस मंडी में जिनकी दुकानें होती है उनको लाइसेंस दिया जाता है और वो लाइसेंस का पैसा किसके पास जाता है, कृषि मंडी के पास जाता है, जिससे वो कृषि मंडी के अंदर विकास का कार्य करती है। अब देखिए, जनरली आप जाते हैं तो 5 लेज का चिप्स खाते हैं, तो उसमें एक आलू की भी चिप्स नहीं आती है और 20 रुपए लग जाते हैं आपके, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, आढ़तिये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा जाते हैं। किसान जो है वो, हाँ बिचौलिए भी कह सकते हो आप इसको, बिचौलिए भी कह सकते हो। किसान को उतना प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे आप अभी केरी का मौसम आ रहा है, आम का मौसम आ रहा है, तो केरी अगर किसान से खरीदी जाती है 2 रुपए किलो, मान के चलिए 2 रुपए किलो केरी खरीदी गई किसान से, आढ़तिया 2 रुपए किलो खरीद के लाया और उसने जो बेचने वाली दुकान वाले हैं उनको बेच दी वो कितने रुपए किलो में, 7 रुपए किलो में, और वो केरी फिर जो आम आदमी है उसको मिलेगी कितने रुपए में, 15 रुपए किलो में। तो इस तरीके से किसान को
उस प्रॉफिट का डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता है। इसलिए आजकल क्या है, किसानों ने एक नई टेक्निक अपना ली है। जो छोटे किसान होते हैं उन्होंने एक नई टेक्निक अपना ली है। आपके शहर में भी ऐसा होता होगा कि जैसे प्याज का टाइम है तो वो अपना पिकअप लेके आते हैं, प्याज को पिकअप में भर लेते हैं और खुद बेचने निकल जाते हैं गली गली में। उससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो इस प्रकार से ये आढ़तिये जो है अपने कमीशन पे कार्य करते हैं। राज्य में जोधपुर मंडी जीरे और कोटा मंडी रामगंज धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जीरे के लिए कौन सी प्रसिद्ध मंडी है? जीरे की मंडी, तो जोधपुर की जो मंडी है वो जीरे के लिए प्रसिद्ध है ना। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि धनिया की प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? धनिया और मेथी। वैसे नागौरी मेथी जो है वो नागौर की प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर इसकी मंडी की बात करते हैं मेथी की, तो वो कहां पर है? कोटा की रामगंज, यानी रामगंज कोटा के अंदर ये जो धनिया की क्या है? प्रसिद्ध मंडी है। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के यही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो ये और एक इससे पहले हमने किया था। कृषि मंडी में किसान को क्रेता नहीं मिलते हैं तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो एक किसान कृषि मंडी में गया और उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिला, यानी मान लीजिए किसान है ए, मोहन नाम का एक किसान है, वो अपना जो है वो 50 किलो बाजरा लेके 50 क्विंटल जो है बाजरा लेकर कृषि मंडी पहुंच जाता है और यहां पर इसका बाजरा कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो ये जो आड़तिये होते हैं इनकी लायबिलिटी सरकार तय करती है कि सरकार ने एक मिनिमम राशि तय कर रखी है कि भाई आप जो है वो 900 रुपए पर क्विंटल जो है वो क्या ले सकते हो, ये बाजरा ले सकते हो। मान लीजिए इसे, तो 900 रुपए क्विंटल से नीचे इनको कोई नहीं खरीद सकता है। यानी सरकार ने मैक्सिमम कोई रेट तय नहीं कर रखी है कि मैक्सिमम जितना हो सके आप बेच सकते हैं, बट मिनिमम किसान का जो प्रोडक्ट है इसकी इतनी प्राइस तय कर दी है। वरना पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि मान लो कोई किसान है वो अपना बाजरा बेचने गया, अब यहाँ पर खरीदार नहीं है, तो ये आड़तिये जो है ये बाजरा बहुत सस्ते रेट पे ले लेते थे कि मैं तो 500 रुपए क्विंटल के दूंगा, तुझे देना है तो दे वरना मत दे, है ना। मैं तो किसान को कह देते थे आड़तिये कि मैं तो 500 रुपए क्विंटल ही दूंगा, अगर तुम्हें देना है तो तू दे दे बाजरा वरना तेरा वापस ले जा। अब किसान बेचारा क्या करता कि वो सोचता कि मैं आया हूं इतनी दूर से, मेरे गाड़ी भाड़ा लग गया है तो मैं चलो 500 में ही दे देता हूं। लेकिन सरकार ने क्या कहता है, अभी तक क्या कर रखा है कि आपको मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको देना ही पड़ेगा, जो सरकार तय करती है। हर प्रोडक्ट के बहुत सारे, जैसे गेहूं के, बाजरे के, इनके जो समर्थन मूल्य है मिनिमम प्राइस आपको देनी पड़ेगी। ये आढ़तियों के लिए क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है। आढ़तियों के लिए क्या कर दिया गया है? ये अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो मिनिमम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कोटा नेक्स्ट देखिए, कृषि विपणन क्या होता है? कृषि विपणन क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां और सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कि परिवहन, जैसे आपके खेत के अंदर जो है वो, ये खेत है, इसके अंदर आपका बाजरा पड़ा हुआ है, ऐसे निकाल रखा है, ये खड़ा हुआ है, खड़ो को नहीं होगा खेत में, खड़ा में मान लो थारो 100 क्विंटल बाजरे पड़े हुए, तो एन 8 मंडी है, तो अब बाजरा लेने के खातिर एक तो अपन के चाहिए साधन चाहिए, यानी परिवहन, एक इसको साफ करने के लिए थ्रेसर मशीन चाहिए, तो प्रसंस्करण, और तीसरा भंडार गृह चाहिए कि वे बाजरा रखा करे काल मी बरस गयो तो के होशी, यानी, और ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो ये परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग, ये जो कार्य है वो क्या कहलाते हैं? ये सारे कार्य कृषि विपणन से संबंधित कार्य कहलाते हैं।
कल कुछ अर्जेंट कार्य हो गया था। दो कारण थे कल कि एक तो माइक नहीं था, तो मैंने सोचा कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा आएगी तो मजा नहीं आएगा क्लास करने में, इसलिए क्लास नहीं की थी। और दूसरा कोई काम भी हो गया था, तो इसलिए कल की छुट्टी कर दी। अब आपकी कंटिन्यू क्लास होगी। एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आपको मेरी आवाज सही प्रॉपर तरीके से बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉस्टली माइक है, इससे बेस्ट कोई माइक नहीं आता है। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही होगी। एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। बिल्कुल हरिराम जी, आप अंडरलाइन करते रहें और आपके पास एक ऐसा डाटा बन जाएगा, ऐसा डाटा बन जाएगा जो राजस्थान के हर एग्जाम के लिए सजीवनी बूटी होगा। हर एग्जाम के लिए, चाहे आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, ये जो डाटा है वो आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होगा, काफी बेहतरीन साबित होगा। इसके बाद देखिए कृषि उपज मंडी, किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषण स्वायत्त शासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित का ख्याल रखती है। ठीक है, कृषि उपज मंडी क्या है? कृषि उपज मंडी जब पहले नहीं थी तो जो किसान था वो अपना माल कहां बेचता था? बाजार में बनियों को बेचता था, है ना? तो वहां किसान का और ज्यादा शोषण होता था। मान लो अगर पहले किसान का 60% शोषण हो रहा था, तो अब कृषि उपज मंडी आने के कारण 40% शोषण हो रहा है, तो 20% शोषण क्या हो गया है? कम हो गया है। बस इतना फर्क पड़ा है। कृषि उपज मंडी से किसानों के शोषण में अराउंड 20% की क्या आ गई है? कमी आ गई है, क्योंकि पहले तो कोई निश्चित नहीं था, अब किसान के लिए थोड़ा सरकार ने किया कि उनके लिए निश्चित कर दिया गया है। मायाराम कैसे हैं आप? हरि ओम कैसे हैं? आपका नाम हरि ओम मेघवाल है कि मायाराम है, ये बताएं। दोनों में से नाम क्या है आपका? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक अन्य उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ता तक की उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंच सके। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। क्या की है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजे, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर खाद्य पदार्थों का वितरण कौन करता है? तो ये कार्य करता है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन अब तक महत्वपूर्ण बने हैं, 3 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बने हैं, और तीनों मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस क्या है? ये पीडीएस क्या है? यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती माध्यम पर रियायत मूल्य पर खाद्यान्न वितरण करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे आप राशन की दुकान पर, जो गवर्नमेंट राशन की दुकान होती है ना, वहां से जो आप अनाज लेके आते हो, वो पीले वाला कार्ड लेके या हरा वाला कार्ड लेके, वो आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर। वो आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर। उचित मूल्य की दुकान, सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी का तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। क्या कहलाती है? उचित मूल्य की दुकान।
उचित मूल्य की दुकान के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्न का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकान के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य में उचित मूल्य की दुकान है। पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पीओएस, आप जाते हो आजकल आपको अंगूठा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अंगूठा लगाना पड़ता है ना। अगर राशन चाहिए तो अंगूठा, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पीओएस मशीन के द्वारा उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इससे पहले क्या होता था? जब ये पीओएस नहीं था तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो राशन की दुकान पर आपसे हस्ताक्षर या आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वो किस मशीन के माध्यम से होता है? पॉइंट ऑफ सेल। तो पहले जब ये नहीं थी, पीओएस जब नहीं था, तो तब क्या होता था कि जो राशन डीलर होता था ना, वो ऐसे ही लोगों के परमिट में झूठा ही चढ़ा चढ़ाकर वो अनाज बेच देता था बाजार में, है ना। बाजार में बेच देता था, वो बहुत सारा अनाज खा जाता था, भ्रष्टाचार कर देता था। लेकिन अब क्या हो गया? पीओएस हो गया। तो पीओएस हो गया, हालांकि भ्रष्टाचार तो रुकेगा नहीं, बहुत कठिन है, 100% भ्रष्टाचार तो रोक ही नहीं सकते, ये मान के चलो। लेकिन अब थोड़ा इस पे नियंत्रण हो गया कि जो बंदा जाएगा अंगूठा लगाएगा तभी तो वो अनाज ले पाएगा। तो ये ऑनलाइन कर दिया एक तरीके से देखे तो ना राशन डीलर जो चोरी करते थे वो थोड़ी कम हो गई इसके कारण। इसमें न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थी तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। चैप्टर नंबर 5 शुरू होता है राजस्थान में व्यापार। देखिए, अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा ही नहीं आया, केवल 3-4 क्वेश्चन बने। तो बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। अब इसके अलावा आपको मैं अलग से एक कृषि का टॉपिक करवाऊंगा जिसमें करंट के कृषि के डाटा होंगे, जैसे गेहूं की उपज कितनी है। हालांकि हमारे रीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगला जो पेपर हम देंगे प्री के बाद मेन का, उसमें भी ये डाटा आपके काम आएंगे। पीओएस क्या है? पीओएस क्या है देखिएगा, पीओएस है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल की एक मशीन होती है, ठीक है। एक मशीन होती है जिसके अंदर जो है स्क्रीन होती है, एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होता है। तो जो भी कस्टमर ये जो राशन की दुकान पर जाता है, जो राशन की दुकान गवर्नमेंट राशन की दुकान होती है ना, राशन डीलर की दुकान होती है, उस राशन डीलर की दुकान पर जब आप अपना कार्ड परमिट लेके जाओगे, परमिट होता है ना पीले वाला, वो लेके जब जाओगे तो ये इसके आपके हस्ताक्षर की जगह वो पहले तो क्या कराता था? साइन करवाता था। अब आपके अंगूठे से वेरिफिकेशन होगा। तो ये जो मशीन है इसे पीओएस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या आता है। चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें उससे पहले मैं आपको यह कह रहा था कि अब आपके मन में ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि हम और ये तो थोड़ा कम डाटा है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, व्यापार का, कृषि का, परिवहन का, इनका आपको अलग से टॉपिक करवाऊंगा मैं। अभी हम कक्षा 6 से 12 तक कर लेते हैं, फिर अपने पास समय बहुत है अभी, फिर मैं एक एक टॉपिक आपको फिर से दोबारा करवाऊंगा और उनसे जो डाटा यहां पर कम रह गए हैं उन डाटा की, जैसे कृषि के करंट डाटा क्या है, परिवहन के करंट डाटा क्या है, ये सारी चीजें वहां पर अपन जो है कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल जैसे पिछली बार हमने किया था वैसे ही करेंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथड की क्लास, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास, मनोविज्ञान की ट्रिक का सेशन भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मनोविज्ञान में बहुत सारे बच्चे हैं, अभी हमारी कक्षा 11 और 12 चल रही है, बहुत जल्दी हम एक और सेशन मनोविज्ञान के लिए लेके भी आ रहे हैं और प्रत्येक सेशन की पीडीएफ बिल्कुल कक्षा 6, 7, 8 जैसे जैसे कक्षा पूरी होती जाएगी हर सेशन की पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पर उपलब्ध होती जाएगी। पीडीएफ के लिए किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 5 राजस्थान में व्यापार की बात करते हैं तो राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है।
हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय से भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नहीं बनने वाले हैं। देखिए, कृषि आधारित उद्योगों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग, और दूसरा है लघु और कुटीर उद्योग। अगर हम इसको थोड़ा और विश्लेषित किया जाए तो तीन भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग, है ना। अगर आप डिटेल में जाते हो तो तीन भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है, लघु और कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। बट चूंकि कक्षा 7 है तो यहां पर जो है वो क्या रखा है, हमने दो ही भागों में इसको डिवाइड करके रखा है। कृषि आधारित बड़े उद्योगों की अगर विद्वान साथियों चर्चा करते हैं तो राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है, और सबसे प्राचीन उद्योग, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। इसके लिए कपास की खेती की जाती है और कपास पक जाता है तो उसके बीज से अलग करके रोए निकाले जाते हैं और रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग पर ताने बनाए जाते हैं, फिर ताने को खड़ी कर खुड पर चढ़ाकर, यानी ये खड़ी नामक यंत्र पे चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है और बड़े उद्योगों में इनका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती मिल, इस चैप्टर का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस चैप्टर का इस बुक का, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जो आप पढ़ रहे हो ना राज बन्ना जी, ये ओरिजिनल बुक ही है, ये ओरिजिनल बुक ही है, ये ओरिजिनल ही बुक है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना राजस्थान के ब्यावर में की गई थी 1889 में। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है इस चैप्टर का ही, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1889 में। कहां पर? ब्यावर में की गई थी। कहां पर की गई थी? ब्यावर में की गई थी। इसके अलावा देखो, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता ही है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है। हर्षिता जी, हर्षिता बाटू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी। सूती वस्त्र के बाद दूसरा राजस्थान का बड़ा उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्र के आसपास ही स्थापित की गई है जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर जो है शक्कर का निर्माण किया जाता है। बड़े स्तर पर शक्कर का निर्माण जो किया जाता है, जैसे गंगानगर शुगर मिल है ना, गंगानगर शुगर मिल। इसके बाद चर्चा करते हैं विद्वान साथियों कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड, तरी, दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इनमें सूती, खादी, सिल्क, धानी तेल, गुड़, खांडसरी, शहद आदि
से संबंधित उद्योग कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक है एवं सरकार इनके लिए निरंतर जो है प्रयासरत है। जहां मोस्ट क्वेश्चन आएगा वहां मेरी लाइन हाईलाइट की हुई होगी पहले से ही, और अगर वो हाईलाइट नहीं की है तो मैं साइड में लिख दूंगा। आप अपने पास अगर एक रजिस्टर और पेन रखते हैं और अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है लक्ष्य के प्रति, आप लेके बैठे और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपका राजस्थान जीके में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 50 क्वेश्चन में से आप 45 क्वेश्चन सही करेंगे, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। मनोविज्ञान एसएसटी दोनों सब्जेक्ट की। आगे बढ़ते हैं, आयात निर्यात की बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक भी आवश्यक होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत से होता है उसे अन्य स्थान पर भेजा जाता है। जैसे राजस्थान में बाजरे का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, बट बाकी राज्यों में बाजरे का उत्पादन कम होता है या होता ही नहीं है। राजस्थान में बाजरे पर एक क्षेत्र राज है भारत में राजस्थान का, तो जहां बाजरा नहीं होता है वहां पर इस बाजरे को ले जाकर, जैसे राजस्थान के अधिकतर जो किसान हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इधर के, ये अपना बाजरा हरियाणा मंडी में ले जाके बेचते हैं क्योंकि वहां की जो कृषि मंडी है वहां पर उनको ज्यादा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उन्हें अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगाना आयात कहलाता है और अन्य देश या राज्यों को वस्तु भेजना निर्यात कहलाता है। बेसिक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। बाकी जहां क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताता रहूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल करवाएंगे यादव सर आपको, एनसीईआरटी के बहुत जल्दी शुरू करेंगे। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पादन हो, वनो उत्पादन हो, औद्योगिक उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। यानी राज्य टू राज्य व्यापार हो रहा है, ये राज्य इधर इसके साथ व्यापार कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। और जब एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार हो रहा है, एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार हो रहा है तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय। ये भी आप सब जानते हैं, राजस्थान सरसों एवं गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन उत्पादन में अग्रणी है। याद रखना ये क्वेश्चन अच्छा है कि राजस्थान अग्रणी किन वस्तुओं के उत्पादन में है, तो सरसों, गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी और इसबगोल और ऊन के उत्पादन में। एक क्षेत्र राज है। जीरा और मोटा अनाज, सोयाबीन, दालों, तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे, दूध उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इसमें से कई वस्तुएं तो इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य के बाहर जो है भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पादन या प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे सरस का दूध आता है, लस्सी, दही आता है, ये सब क्या है। अरहर क्या होती है, जैसे मूंग मोठ होता है वैसे ही अरहर भी एक दाल होती है, दलहन फसल में आती है और ये अरहर की दाल होती है। आप खाओगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। थोड़ी सी महंगी होती है अरहर की दाल। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किया जाता है। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली का सामान, मशीनरी, परिवहन आदि का ये क्या करता है,
आयात करता है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान किन वस्तुओं का निर्यात करता है, निम्न में से कौन सी वस्तु का जो है निर्माण आयात करता है और कौन सी वस्तु का निर्यात करता है। तो थोड़ा सा बेसिक आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी तो यहां से क्वेश्चन जो है वो कम ही बनता है। बाकी यहां से जो क्वेश्चन है वो कम ही बनता है। जहां से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप बहुत बार कमेंट कर चुके, हमने आपको कह दिया है भंवर दास जी कि हम आपको पीडीएफ, हर सेशन की पीडीएफ, हर सेशन के अंडरटेनमेंट आपको डाली जा रही है, चाहे आप कितनी भी बार कमेंट करें। मेरा तो जवाब यही है कि हर सेशन के 10 मिनट में आपको पीडीएफ डाली जा रही है, और जब बुक पूरी हो जाएगी तो इसकी प्रिंट वाली पीडीएफ हमने पहले भी दी है आपको, जब 2021 में आप तैयारी कर रहे थे तब भी दिए, और अब भी हम आपको दे देंगे। तो इसके लिए ना ही तो आपको बार बार प्लीज कहने की जरूरत है, ना ही आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। जब आप बार बार प्लीज कहते हैं तो हम बड़े ही शर्मिंदा होते हैं इसके लिए आप हमें शर्मिंदा ना करें। हम कह रहे हैं मिल जाएगी तो मिल जाएगी। फिर राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों में भी निर्यात की जाती है, जैसे कि कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण। क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहरात और आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। आभूषण और किसके लिए? जवाहरात के लिए। संगमरमर का पत्थर निर्यात किया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर जो है वो, अभ्रक है, पत्थर की वस्तुएं हैं, ऊन है, ऊनी कपड़े हैं, रासायनिक एवं संबंध उत्पादन है, हस्तशिल्प, चमड़ा, चर्म उत्पादन है, तैयार वस्त्र है, अभियांत्रिकी है, कृषि है, खाद्य उत्पादन है, दरिया, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी राजस्थान से जो है क्या किए जाते हैं? मुख्य रूप से निर्यात किए जाते हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में भी अग्रणी है। यहाँ निर्यात की संभावना है, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपको पूछा जा सकता है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है। जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां हम आपको जो है वो बिल्कुल अंडरलाइन करवाएंगे, लिखवाएंगे भी। राम राम मनोज सैनी जी, कैसे हैं आप? चाहत चौधरी जी, कैसे हैं आप? सोना शर्मा जी, कैसे हैं आप? अशोक जी, कैसे हैं आप? जौहरी बाजार, जयपुर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है बस। राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावना को तराश कर उन अवसरों का जो है लाभ उठाने का भी प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यावसायिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। बस ये दोनों चैप्टर